बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम में मोहब्बत। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअरशिप जानती है, हमें सुनने वाले, देखने वाले, मोहब्बत करने वाले, वो सब लोग जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है, यानी वो मसाइल जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के ऊपर उनकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके ऊपर हमने हमेशा उनको वेल अवेयर करने की कोशिश की है। हमारा जो मकसद होता है, पर्पज़ होता है, विजन है, वो ये है कि हमें देखने वाले जितने भी लोग हैं या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमसे मोहब्बत करने वाले हैं या हमें सुनते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, उनके थ्रू पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों तक ये पैगाम डिलीवर करना कि वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह खुशियां दोबाला कर सकते हैं और किस तरह बीमारियों के होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर के बढ़ते हुए अमराज, इनमें रुकावट या लोगों को रिवर्स या रिकवर कैसे किया जा सकता है। जितने भी लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बनते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं। फिर अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको डायग्नोज के टूल्स कौन से होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, फिर उसको किस तरह आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करके, आप अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करके आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं। इस तरह आपको दिल की अमराज क्यों होती हैं, फिर दिल के अटैक से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बढ़ते हुए पेट या आपकी सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो किस तरह हाई ब्लड प्रेशर को हेल्प आउट करती है या उसको बढ़ाने में मददगार साबित होती है। क्या जब आप वेट कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है। इन सारे मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा सिस्टम रखा है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खूबसूरत सांचे में डाला। जब उस पूरे खूबसूरत सांचे में बनाया तो फिर उसकी मशीनरी को भी खूबसूरत तरीके से चलाया। अब जो हमारी बॉडी है, इसके अंदर प्रॉपर एक निज़ाम है। उस वहाँ पे आपके किडनी का सिस्टम है, आपके लिवर का सिस्टम है, स्टोमिक का है, स्प्लीन का है, पेंक्रियाज का है, इंटेस्टाइनल का है, या इसके साथ साथ आपका हार्ट का है, चेस्ट का है, दिल के, सारे ये प्रॉपर आपस के अंदर इंटरलिंक है, ये सारे ऑर्गन बॉडी के। अब जब भी आप अपनी बॉडी में कोई चीज़ इंटेक करते हैं, खाना शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या नमकीन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो बॉडी है उसके अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नमकियात जो है वो पानी को बॉडी में रोक लेते हैं। और इस तरह जो बॉडी का निज़ाम एक नेचुरल अमल से गुजर रहा था कि जो भी आप खा रहे थे वो प्रॉपर उसकी फिल्ट्रेशन हो रही थी, यूटिलाइजेशन हो रही थी, डाइजेशन हो रही थी, और उसके बाद वो आपकी बॉडी से जितने भी वेस्ट हैं वो आपके थ्रू यूरिन और थ्रू आपके स्टूल जो है वो बॉडी से पास आउट हो रहे थे और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे ही आपकी डाइट हैबिट्स बदली, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, आप ज़्यादा स्पाइसी खानों की तरफ चले गए, बहुत ज़्यादा लजीज खानों की तरफ चले गए, फिर आपने नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो फाजिल मादे, वो बॉडी के अंदर से यूटिलाइज या यूज शुदा जो पानी है वो आपकी खुराक के थ्रू हो या वो पानी जो आप इंटेक करते हैं वो आपके बॉडी मास के अंदर जमा होना शुरू हो गया, रुकावट आना शुरू हो गई, तो आपकी जो नालियाँ हैं खून की, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, शरियाने कहते हैं, वेन्स कहते हैं, इनके अंदर जो है वो फ्लो, ब्लड का जो दबाव है वो बढ़ना शुरू हो गया। यानी वो ब्लड जो नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें आने से पानी बॉडी में स्टोर होना शुरू हुआ, बॉडी का साइज बढ़ने लग गया और नालियाँ जो है वो खून की वो तंग होती गई और आप ब्लड प्रेशर के मरीज बनना शुरू हो गए। अब जब क्लिनिकल ट्रायल में आप इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि मेरा बीपी हाई हो गया, तो उसके पीछे हम बाकी चीज़ें देखते हैं कि आपको किस वजह से बीपी हाई हुआ, आपकी हिस्ट्री क्या है, या आपने खाना कब खाया था, या आपकी लाइफस्टाइल क्या है, या आपकी डाइट हैबिट्स किस तरह की है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम आपका जब बीपी है, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनके बीपी को मॉनिटर करते हैं। आपके ब्लड प्रेशर को
प्रॉपर देखने के बाद 2 से 4 दिन कंटिन्यू हम उसका चार्ट बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर है आया कि इसको हमने मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल करना है या आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन के थ्रू कंट्रोल करना है, या फिर हमने आपको फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करवाना है, या फिर हमने आपकी डाइट को चेंज करवा के आपकी डाइट के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करके हमने आपके ब्लड प्रेशर की जो मर्ज है जिसको हम हाइपरटेंसिव कहते हैं उसको हमने नॉर्मलाइज करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए फिर आपने एक चार्ट भी बना लिया जिसके 5 से 7 दिन कंटिन्यू आपने अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर किया, फिर आपने प्रॉपर जो है वो उसका रिकॉर्ड रखा, फिर आप अपने किसी कंसल्टेंट के पास चले गए। अब जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो कंसल्टेंट आपकी या आपका फिजिशियन जो है या आपका जीपी डॉक्टर जो है वो प्रॉपर ये सारी चीज़ें देख के आपके चार्ट को भी देखता है, आपकी फिर जो फिजिकल एक्टिविटी उसको भी देखता है, फिजिकल जो आपकी अपीयरेंस होती है उसको भी देखता है, फिर वो आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लेता है जिसमें वो आपके कार्डियक एंजाइम करवा सकता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकता है, जिसमें वो आपके लिपिड प्रोफाइल को करवा सकता है, और इसके साथ साथ वो आपकी ईसीजी वगैरह करवा के भी बाकी चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है। अब फिजिकल अपीयरेंस में वो देखेगा कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, आप काम किस तरह का करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो किस तरह आगे जो है वो वर्कआउट करती है, या आपके खाने पीने का जो तरीका है वो क्या है। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी होगी, आपको फिजिकल एग्जामिन भी कर लिया, आपकी ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी हमने देख लिया। अब हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं मेडिकल जो हमने आपको देने होते हैं, क्योंकि अगर वो दे के आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं किया जाता तो आपको फालिज होने का खतरा होता है, शरीयान फटने का खतरा होता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किसी भी जगह से आपकी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को बॉडी में नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। अब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हम जब मेडिसिन की तरफ मेडिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डायोरेटिक मेडिसिन होती है, यानी वो मेडिसिन जो पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं जिसको हम डायोरेटिक कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जब हम देते हैं तो आपको यूरिन ज़्यादा पास आउट होते हैं, आपकी बॉडी से जमा शुदा पानी निकलना शुरू होता है, आपकी जो आंतड़ियाँ जो हैं वो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी नॉर्मल होता है। फिर जब आपको डायोरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, जब पेशाब का या यूरिन का फ्लो ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है कि फिर आपकी जो शरीयाने हैं, आर्टरीज हैं, वो जो दबाव था उनके ऊपर वो आपके यूरिन के थ्रू दबाव कम हो जाता है और आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। इन दवाइयों को हम डायोरेटिक मेडिसिन कहते हैं। अब इस तरह कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको हम कैल्शियम ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। इसी तरह कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम बीटा ब्लॉकर के नाम से उसको जाना जाता है, और कुछ दवाइयों के ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको AR इनहिबिटर्स हम कहते हैं। ये 4 किस्म की क्लासिफिकेशन है जिसके थ्रू हम आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। नंबर 1 डायोरेटिक है, AR इनहिबिटर्स हैं, कैल्शियम ब्लॉकर हैं और बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये वो दवाइयों के ग्रुप्स हैं या उसकी क्लासिफिकेशन है या उसको डिफाइन किया गया है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। अब हर पेशेंट की कंडीशन एक जैसी नहीं हो सकती। जब पेशेंट अपने डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसको फिजिकल एग्जामिन करने के बाद, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बाद वो ये तय करता है कि अब इसको डायोरेटिक भी देनी है या हमें जो है वो बीटा ब्लॉकर पे जाना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे जाना है, या हमें AR इनहिबिटर पे जाना है। ये दे के हमने इसकी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी दिल वाले अस्पताल में जाते हैं, अपने आप को डायग्नोज करवाते हैं या दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो जब आपकी दवाइयाँ हम देखते हैं तो उसमें हमने देखा कि पेशाब पावर दवाई ज़रूर दी गई होती है, क्योंकि आपको हार्ट अटैक हुआ या आपके दिल की एक्टिविटी जो है वो उसमें कोई अप्स एंड डाउन आए, या दिल की अमराज की तरफ आप बढ़े, या दिल की कोई आपको तंगी होना शुरू होगी, या आपकी आर्टरीज के अंदर, शरीयानों के अंदर खून का बहाव जो है वो तेज़ होना शुरू हो गया या उसमें क्लॉटिंग आना शुरू होगी, तो ऐसी सूरत हाल में हमें इन सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर जब होता है तो साथ उनको कोलेस्ट्रॉल भी होता है और साथ उनको यूरिक एसिड भी होता है। फिर हम उनको ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर भी अगर हम ये कहें तो ये डाइटरी डिजीज़ है। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, अपना खाना पीना बेहतर कर लिया, तो आपकी ये बीमारियां बगैर दवाइयों के ठीक हो सकती हैं। वरना आपको हमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन अलग से देनी पड़ेगी, गॉड यानी यूरिक एसिड की, यूरिसीमिया की दवाई हमें आपको अलग से देनी पड़ेगी,
ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हमें आपको अलग से लिखनी पड़ेंगी। तो इस तरह जब आप ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, तो वो आपके जितने भी बाहर से केमिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ये आपकी बॉडी में कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी करते हैं, जिसमें अपने किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, आपके लीवर पे इफेक्ट हो सकता है, या आपकी बॉडी के बाकी किसी ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट आ सकता है। समटाइम वो लोग जो कंटिन्यूटली अपने लाइफस्टाइल को फौरी तौर पे चेंज करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं, अपने खानों के अंदर नमक का गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली चीज़ों से अपने आप को अवॉइड करवाते हैं, तो उनका जब लाइफस्टाइल चेंज होता है तो विद इन 3 मंथ्स यानी 90 डेज का पीरियड वो हम देखते हैं कि वो बगैर दवाइयों के उनका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, फिर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। हम जब अपने क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट को इस तरह देखते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ भी खा रहा है, वो यूरिक एसिड की दवाइयाँ भी खा रहा है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खा रहा है, पेन किलर्स भी ले रहा है, फिर मैदे की दवाई भी खा रहा है, तो वो तकरीबन उसकी 5 to 7 टैबलेट्स पर डे वो ले रहा होता है। तो हम जब उसको काउंसल करते हैं, हम कहते हैं कि ये इतनी दवाइयाँ आप ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल रहे। अगर आप अपने आप को चेंज कर लें तो ये इतनी दवाइयाँ खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम दवाइयाँ जो है वो वक्त के हिसाब से आपको देनी पड़ती हैं। अगर कोई ऐसी डैमेजिंग है तो हमें कंटिन्यू दवाई देनी पड़ेगी, लेकिन अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है और वो कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, तो फिर आपको अपनी खुराक में बदलाव लाना है। जब आप अपने खाने पीने में बदलाव लाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को नॉर्मल करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को हैप्पी मूड में रखेंगे, इंजॉय लाइफ करेंगे और वॉक करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उसको आप बढ़ाते चले जाएंगे और खाने पीने के अंदर तवाज़न ले आएंगे, उसको बरकरार रखेंगे, तो ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और बॉडी का स्वेल होना, ये चीज़ें फौरी तौर पे आपकी नॉर्मल हो जाएंगी विदाउट मेडिकेशन। अब मेडिसिन की ज़रूरत क्या पड़ती है कि ये सारी चीज़ों को आपने चेंज किया, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही या ब्लड प्रेशर फिर भी हाई रह रहा है, तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि फॉल्ट कहाँ पे है या क्या जो चीज़ ऐसी है कि जो आपके ब्लड प्रेशर को हाई रखे हुए है। यानी आपकी अगर मेंटल आपको टेंशन है या मेंटल एग्जॉस्टिंग ज़्यादा है, डिप्रेशन में आप रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजूहत बन जाती हैं। नॉर्मलाइज मैंने आपको बता दिया, मेडिसिन भी मैंने आपको बता दी। अब हाई ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ होता है उसने चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कब कब करना होता है, कैसे करना होता है। एक तो उसको अपनी लाइफ के अंदर से शुगर और नमक, चीनी और नमक जो है इसको बिल्कुल मिनिमाइज करना होता है कि वो इसको जितना कम हो सकता है वो करे ताकि उसकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करे। अब हमारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरी बॉडी को नमकियात की भी ज़रूरत है, शुगर की भी ज़रूरत है, तो हम उसे ये कहते हैं कि जब आप रोटी खाते हैं उसमें नमकियात भी हैं, उसमें निशास्ते भी हैं, उसके अंदर जो ग्लूकोज का आपकी बॉडी को लेवल चाहिए वो भी उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह जब आप कोई भी मौसमी फल खाते हैं तो हर मौसमी फल के अंदर नमकियात भी हैं, शुगर भी है और बाकी जितने भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होती है, तो वो सारी वैल्यूज़ इनके अंदर मौजूद होती है। अब किसी भी फल के ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर नमक, मिर्च, मसालों का छिड़काव करना, फिर उसको उसके साथ लेना, तो ये भी काज बनती है आपको हाई ब्लड प्रेशर करने की। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो उसके ऊपर गैर ज़रूरी तौर पे नमक लगाना, गैर ज़रूरी तौर पे ऊपर उसके ब्लैक पेपर का छिड़काव करना या मिर्च मसाला जात का या चाट मसाला जात का छिड़काव, ये आपके ब्लड प्रेशर के जो रिस्क है या आपके जो कार्डिक अरेस्ट का जो रिस्क है उसको ये बढ़ा देता है। तो आप फ्रूट ज़रूर खाएँ, नॉर्मल तरीके पर खाएँ, आप सारी चीज़ें ज़रूर खाएँ, लेकिन उसको नॉर्मलाइज करके खाएँ ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए जिससे आपको दिल के मसाइल हों, ब्लड प्रेशर के मसाइल हों या आपके कार्डिक मसल जो है वो वीक हो जाए या आपको हार्ट अटैक हो जाए। अब हम बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी है यानी मेरा पेट निकला हुआ है, मोटापा है। क्या मोटापे से भी ब्लड प्रेशर होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के जितने भी मेजर ऑर्गन हैं, जितने भी बड़े ऑर्गन हैं, अज़ा हैं, वो सारे के सारे आपके पेट की कैविटी के अंदर है। जैसे हम बात करें मैदे की, इसी तरह अगर हम बात करें तिली की, जिगर की, पित्ते की, पेंक्रियाज की, आपकी आंतड़ियों के निज़ाम की, ये एक पूरी बॉडी का 70% जो हिस्सा है वो आपकी इस कैविटी के अंदर कवर्ड है। बाकी जो 30% है वो बाकी पूरी बॉडी है।
अब जब यहाँ पे कवर्ड है, पेट का साइज बढ़ेगा, मसल मास बढ़ेगा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा, बॉडी में फैट स्टोर होगा। पेट बढ़ने का मकसद ही ये होता है कि आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनके ऊपर चर्बी जो है वो जमी हुई है, चर्बी की एक तह लग चुकी है। आप देखें कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर कोई चीज़ जम जाए या उसके ऊपर ज़्यादा उसका तनासब बढ़ जाए तो वो उसके फंक्शन को मुतासर करता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि दिल के इर्द गिर्द फैट का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का होना, क्लॉटिंग हो जाना, इसी तरह जिगर के ऊपर चर्बी का आ जाना, बाकी आपके अज़ा के ऊपर चर्बी का आ जाना, इसी तरह आपकी इंटेस्टाइनल के ऊपर मसल मास का बढ़ जाना चर्बी की वजह से, और आपके पेट का निकल आना, ये आपकी बॉडी के सारे फंक्शन को वो इस तरीके से जो वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे वो उन सबको नॉर्मल तरीके से हट जाते हैं और वो फिर फंक्शन करना उनके लिए मुश्किल होता है। अब फिर हमें क्या करना होता है कि हमें एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, सेंट्रल ओबेसिटी को ख़त्म करना है, चीनी और नमकियात के इस्तेमाल को कम करना है, बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाना है, वॉक करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, खाना ऑन द टाइम खाना है। खाने की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप कोई खाना खा रहे होते हैं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लंच ले रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, इनकी टाइमिंग को प्रॉपर तरीके पे देखना कि इनको किस टाइम पे मुझे खाना है। एक भूख जब आपको लगे तब आपने खाना है। अगर आपको भूख 2-3 दिन नहीं भी लगती तो आपने नहीं खाना, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी डिमांड पैदा नहीं हो रही, आपकी बॉडी मांग नहीं रही, लेकिन आपकी हैबिट्स यानी आदत बनी हुई है कि आपने लाजमी कुछ ना कुछ खाना है। तो ये जो गैर ज़रूरी तौर पे खाना होता है या गैर ज़रूरी तौर के ऊपर पीना होता है, तो ये आपके बॉडी फंक्शन को मुतासर कर देता है। बॉडी फंक्शन को नॉर्मल होने दें। जब आपका बॉडी फंक्शन नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है वो भी नॉर्मल रहेगा और आपकी जो बाकी ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को क्या करना होता है? अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, रेगुलर मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन तो आपने हर हाल में खानी है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे और आपकी डाइट भी कंट्रोल में नहीं है, तो आपने मेडिसिन हर हाल में खानी है। हम अपने मरीजों को ये कहते हैं कि आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं तो आपने रोटी भूल जानी है, लेकिन आपने अपनी ब्लड प्रेशर की या दिल की दवाइयाँ जो है उसको हर हाल में कंटिन्यू करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो किसी भी वक्त जो है ब्लॉकेज हो सकती है, किसी भी वक्त आपको पैरालाइज आप हो सकते हैं, फालज हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, कोई दिमाग की शरीयान फट सकती है, दिल का अटैक आ सकता है और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए दवाई का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। दवाई के इस्तेमाल के साथ साथ आपने अपनी लाइफ को चेंज करना, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपना सोना, उठना, बैठना, खाना पीना नॉर्मल कर लेंगे तो दवाइयाँ ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से निकलती चली जाएंगी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक मरीज़ को दिल का अटैक आ गया, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आ गया या उसको पता भी नहीं चला, अचानक से उसके राइट लेफ्ट किसी भी जगह पे पेन शुरू हुआ, चेस्ट में पेन फैलना शुरू हो गया और फौरी तौर पे वो किसी इमरजेंसी में गया और वहाँ पे पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, तो कार्डियक अरेस्ट हो गया या इसको किसी भी तरह से हार्ट अटैक आया है। तो अब इस तरह के मरीजों ने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कैसे करनी होती है? तो वो पेशेंट जिनको दिल के अमराज होते हैं या दिल उनका कमज़ोर होता है या उनको हार्ट अटैक आ चुका होता है, अब उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी उस तरह नहीं करनी जिस तरह एक नॉर्मल इंसान करता है। वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को स्लोली लेके चलेंगे, हल्की फुल्की वॉक करेंगे और 70% कंट्रोल करेंगे अपनी डाइट से, 30% वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करेंगे। इस तरह उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी और वो दोबारा अटैक आने से अपने आप को महफूज रखेंगे। कहीं मत जाइएगा नाजरीन, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो फिर हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे तो वो हमने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात की, ब्लड प्रेशर की काजेज क्या हैं, सिम्टोमेटिकली चेंजिंग क्या होती हैं, लाइफस्टाइल कैसे बदला जा सकता है, किस तरह जो है वो इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। इन सारे मौज़ूआत पर हम ब्रेक में प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर चुके हैं। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपकी कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो लोगों ने अपने माइंड में क्रिएट की हुई हैं, उनको क्लैरिफाई करेंगे ताकि उन मिथ्स की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो डैमेज ना हो। बहुत ज़्यादा लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं
वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सुबह के टाइम उठती हूँ या मैं उठता हूँ, गार्लिक यानी लहसुन, उसकी 2-3 मैं वो लेता हूँ उसके पीस या उसकी स्लाइस, उसके मैं छिलके उतारती हूँ या मैं उतारता हूँ, फिर ये 2 मैं खा लेती हूँ या मैं खा लेता हूँ। मुझे तो किसी ने कहा है कि तुमने कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी नहीं खानी, तुमने यूरिक एसिड की दवाई भी नहीं खानी और तुमने ब्लड प्रेशर की दवाई भी नहीं खानी, सिर्फ तुम लहसुन यानी गार्लिक या लहसुन जो है इसको आपने जो है वो लेना है या प्याज का इस्तेमाल करना है या आप अदरक का कोई छोटा पीस खा लें। सुबह उठ के आप ये कर लें और सारा दिन जो मर्जी खाते रहें, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा या यूरिक एसिड या दिल की बीमारी नहीं होगी। तो ये एक मिथ है, ये एक गलत फहमी है, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि जैसे बिल्ली को देख के अगर चूहा आंखें बंद भी कर लेगा तो बिल्ली को तो नजर आ रहा है, वो तो आपको कैप्चर करेगी, वो तो आपको पकड़ेगी। तो इसी तरह बीमारी जो है वो स्टिल आपकी बॉडी में है। आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे, आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर रहे, आपने अपनी डाइट हैबिट्स को नहीं बदला, आपने अपनी खुराक में बदलाव नहीं लेके आए। आप लहसुन खाएं, आप अदरक खाएं, आप जितनी भी चीज़ें चेंज करते रहें, आपको दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर की बीमारियों से किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ कब मिलेगा? अब लोग ये पूछेंगे कि अच्छा ये लहसुन खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, अदरक खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, प्याज खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर फ़ायदा होगा क्या? होम रेमेडी क्या होगी? अब हम आपको बेस्ड ऑन साइंस बताते हैं कि होम रेमेडी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेडिसिन पे चले गए, जब मरीज हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं हम उसका रिकॉर्ड बना लेते हैं 7 डेज का, 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन जब हम आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिसमें हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं सुबह शाम में, उसको लिख लेते हैं, फिर आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी आ चुकी होती है, आपकी हिस्ट्री भी आ चुकी होती है, अब आप टैबलेट पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब अगर कोई मरीज ये कहता है कि मैंने बस टैबलेट मैंने 1 आधे दिन खाई है, कभी कभार मैं खा लेती हूँ, या मैं इस वजह से नहीं खाती या मैं इस वजह से नहीं खाता कि मुझे किसी ने ये कहा है कि डॉक्टर साहब अगर ये दवाई मैं खाऊंगी तो मुझे ये गोली लग जाएगी। अब ये मिथ लोगों के पास आम है कि अगर मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाऊंगी मुझे तो गोली लग जाएगी, मैं तो सारी उम्र गोली खाती रहूंगी, तो इसलिए मैंने नहीं खानी। तो हम फिर कहते हैं बिल्कुल ना खाइए, फौरी तौर पे आज से ही अपनी लाइफ के अंदर नमक, चीनी, चिकनाहट, इनके इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिए। इनको जब आप मुकम्मल बंद करेंगे तो फिर अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करें, वो लोग लहसुन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो कहते हैं ये खून पतला करता है। अदरक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो कहते हैं मेरी बॉडी के अंदर गैसेस ना बने। पेपरमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मेरा हाजमा ठीक रहे। प्याज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो कहते हैं मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए या मेरा दिफाई निज़ाम बेहतर चले, तो इसलिए लोग इन चीज़ों को लेते हैं। अब आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि होम रेमेडी का कोई असर नहीं, बिल्कुल है। आपने चावल, चीनी, चिकनाई, नमक और चिकनाहट वाली चीज़ों को बंद करें और आप अदरक, प्याज, सैलड का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, 45 to 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलें, फिर रात का खाना शाम 7 बजे से पहले फिनिश करें। दोपहर का जो लंच है वो जब करें तो ऑयली चीज़ें कम रखें, उसमें फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और सुबह वाला जो नाश्ता है उसको स्किप कर दें, उसकी जगह पे जस्ट एक बॉयल एग ले लें, जो योग निकाल दें। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके हैं तो विद योग भी एक एग आप ले सकते हैं। अब आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं बगैर मलाई, बगैर चीनी के, ये आप ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोग ये कहते हैं ग्रीन टी कौन सी होनी चाहिए? ग्रीन टी आप अपने किचन से तैयार करें, उसमें आप अदरक का पीस डालें, उसमें आप लौंग डालें, सफ़ेद ज़ीरा डालें, दालचीनी डालें, सब्ज़ इलायची डाल लें, तो ये ग्रीन टी आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। कोई अलहदा से आपको ग्रीन टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक चलेंगे, उसके एंजाइम ठीक चलेंगे और आपकी आर्टरीज के ऊपर प्रेशर कम बनेगा, आपका यूरिन प्रॉपर पास आउट होगा। तो इस तरह आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बगैर दवाइयों के कंट्रोल रहेगा। अगर आप अपनी डाइट में बदलाव नहीं लाते तो किसी भी तरह की कोई फक्की, कोई माजून, कोई होम रेमेडी आपको कोई रिलीफ नहीं दिलवा सकती। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे और सिर्फ इस डर से दवाई नहीं खा रहे कि दवाई मुझे लग जाएगी, इस मिथ को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस गलत फहमी को आप अपनी ज़िंदगी से निकालिए। गोली जैसे आप ये कहते हैं कि मुझे लग जाएगी, आप ये देखिए रोटी भी तो आपको लगी हुई है ना,
रोज़ आप रोटी खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो आगे वर्क करती है। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, कोई आपकी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ गई, आपके हेल्थ इश्यूज आ गए, तो फिर आपने वो दवाई लेके उन हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना है। जब वो रिजॉल्व होंगे तो आपके बॉडी के अज़ा जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे। महज आप इस डर से गोली ना खाएं कि मुझे लग जाएगी, तो अगर आपको उस गोली ना खाने की वजह से हार्ट अटैक हो गया या आपको फालज हो गया, पूरी ज़िंदगी के लिए आप मफलूज हो गए, हार्ट अटैक हो गया, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होकर आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, या आपका दिमाग जो है या आपका ब्रेन जो है उसने काम करना छोड़ दिया, या आपकी बॉडी का कोई हिस्सा शेल हो गया, तो बताएं आपकी इस नेग्लिजेंसी का जिम्मेदार कौन होगा? जो आपने ये कहा कि मैंने दवाई नहीं खानी, सिर्फ मैंने इसको कंट्रोल करना है। हाँ, जब आप अपनी होम रेमेडी भी कर रहे हो, लाइफस्टाइल भी चेंज कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने दवाई साथ जारी रखनी तब तक जब तक इन चीज़ों को आपने अडॉप्ट नहीं कर लिया, आपने प्रॉपर इन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर लिया और बगैर दवाई के आपने अपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तब तक आपने दवाई नहीं छोड़नी। और दवाई जब भी छोड़नी है अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, उसको जाके अपनी रूटीन बतानी है, अपना फिजिकल एक्टिविटी बतानी है, फिर अपना फिजिकल एग्जामिन करवाना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तब जाके डॉक्टर से मशवरा करना है कि मैंने अब अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, चिकनाहट, चीनी और नमक का इस्तेमाल अपनी बॉडी में मैंने तर्क कर दिया है, अब आप मुझे ये गाइड कीजिए, अब मैंने ये गोली छोड़नी है, इसका प्रोसीजर क्या होगा? आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर, आपका कार्डियोलॉजिस्ट वो आपको बताएगा कि अब आपके ये चेंज करने से आपका ब्लड वेसल्स, आपकी आर्टरीज, आपकी जो बॉडी का निज़ाम है वो बेहतर चल रहा है। अब अगर आप दवाई नहीं भी लेंगे तो इस चीज़ को अगर कंटिन्यू करते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजिंग को, अपनी खुराक को, तो अब आपको गोली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपने वीकली अपने डॉक्टर्स के साथ मशवरा करना होता है और अपने घर में अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली चेक करना होता है। चेक करने का तरीका यही है कि खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद, कॉफ़ी चाय पीने के भी 1-2 घंटे के बाद, लड़ाई झगड़ा होने के भी 1-2 घंटे के बाद, काम करने के भी 1-2 घंटे के बाद, या कोई भी ऐसी वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज करने के भी 1-2 घंटे के बाद रिलैक्स मूड में जाके आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और उस ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो लोग जो बेड पे हैं, यानी एल्डर हैं, बड़ी उम्र के हैं, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज हैं, क्या वो भी दवाइयाँ छोड़ सकते हैं? जी देखिए, आप अपनी बॉडी में चिकनाई, नमक और चीनी इनका इस्तेमाल बंद करके दवाइयों की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, मुकम्मल नहीं छोड़ सकते तब तक जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना हो। अब अगर आप बेड पे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, लेकिन आप अपनी डाइट के थ्रू अपनी जो रिस्क है बॉडी के अंदर हार्ट के या आपके ब्लड प्रेशर के, उनको कम कर सकते हैं अपनी खुराक में बदलाव ला के, आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स को चेंज करके। अब यहाँ पे लोग ये सवाल करते हैं कि सर मेरी नींद पूरी नहीं होती इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बाकी चिकनाई वगैरह तो मैं नहीं लेती, या नमकियात या इस तरह की चीज़ें तो मैं लेती नहीं हूँ या लेता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जॉब स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो मुझे जो है वो मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उसका भी बेहतरीन तरीका वॉक है। अगर आपको इस तरह का स्ट्रेस रहता है, नींद पूरी नहीं आती, आप अपनी बॉडी को थकावट में डालिए, आप अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करें, वो फिजिकल उसकी मूवमेंट बढ़ाएं। जब आप फिजिकल लोड अपनी बॉडी के ऊपर डालेंगे, आपकी बॉडी के मसल्स जो है या आपकी बॉडी के जो नर्व्स हैं, बॉडी ऑर्गन है, बॉडी के जो अपनी बोन्स हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब आप इसको थकाएंगे, इसके ऊपर मुशक्कत करेंगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो उसको नींद प्रॉपर आना शुरू हो जाएगी। जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे और मेंटल जो आपकी एग्जॉस्टिंग ज़्यादा होगी, आपके दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा है लेकिन बॉडी का इस्तेमाल कम है, तो ऐसी सूरत हाल में चूंकि आपकी बॉडी उस तरह की थकावट में नहीं जाएगी तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी। तो जब आपको नींद के इशू हो तो कोशिश करें वॉक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास वॉक पे जाने का टाइम नहीं है, साइकिलिंग करें, ट्रेडमिल आजकल आए हुए हैं घरों में, आप उसके ऊपर वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी हर हाल में करनी ज़रूरी होगी, तो तब जाके आपकी दवाइयों से जान छूटेगी। अब यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि अगर मेरा बाईपास हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या मेरे दिल के वॉल चेंज हुए, या मुझे स्टेंट डले हुए हैं, तो क्या मैं वॉक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपने वॉक अपने कंसल्टेंट के साथ मशवरा करना है। वॉक आपने किस तरह करनी है,
स्लो वॉक करनी है, रेगुलर आपने वॉक करनी है, डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करना है, और आपने अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल भी रेगुलर करना है। और फिर आपने अपनी वॉक करके अपने हार्ट रिस्क जो है या आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आपने अपने आप को महफूज रखना है। अब कुछ लोगों का ये होता है कि हमें जॉब के स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब जब आपको जॉब के स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा तो इसको हम कंटिन्यू या रेगुलर ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं कहेंगे। ये टेम्परेरी तौर पे आया, वक्ती तौर पे हमने इसको रिलैक्स किया, लेकिन डाइट फिर भी हम चेंज करवा देंगे, लेकिन इसको मेडिसिन टेम्परेरी तौर पे हमें देनी पड़ेगी, ताकि अगर ना दें और कंटिन्यू ब्लड प्रेशर हाई रहे और किसी भी वक्त कोई भी जो है वो इस तरह का डिफॉल्ट बॉडी में आ जाए या आपकी बॉडी के ऊपर अटैक आने की वजह से बॉडी को नुकसान हो जाए, तो उससे बचाव के लिए टेम्परेरी मेडिसिन देना ज़रूरी होती है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो बुखार में तेज़ हो जाता है, तो लोग पूछते हैं क्या बुखार में तेज़ होने वाले ब्लड प्रेशर की भी दवाई देनी चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ और साथ आपका बीपी भी बढ़ा हुआ, तो हमने आपके ब्लड प्रेशर को कम तो करना है, लेकिन सबसे पहले आपकी बॉडी में टेम्परेचर को नॉर्मल करना है। आप वो थ्रू शावर भी कर सकते हैं, मेडिसिन भी कर सकते हैं, आपको पट्टियाँ भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, नहला भी सकते हैं। तो तब जाके जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, आप एक नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, तब आपके ब्लड प्रेशर को दोबारा से देखा जाएगा। अगर वो नॉर्मल है तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कंटिन्यू हाई है तो टेम्परेरी तौर पे हमें कोई ना कोई मेडिकेशन प्राइमरी स्टेज पे देनी पड़ेगी। अब वो लोग जिनके हाथ पांव सूज जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई मैं खाती हूँ या खाता हूँ तो सम टाइम पे मेरा चेहरा सूज जाता है, मेरे हाथ पांव सूज जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि कुछ मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन के कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ उसकी क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें डाययूरेटिक मेडिसिन है, AR इनहिबिटर्स हैं, इसी तरह कैल्शियम चैनल ब्रोकर हैं, बीटा ब्लॉकर हैं। तो ये मेडिसिन आपका जो कंसल्टेंट होता है वो डिसाइड करता है कि ये इनमें से कौन सी मेडिसिन मैंने देनी है जो आपके लिए सूटेबल हो। तो ब्लड प्रेशर की सेल्फ मेडिकेशन वो आपकी किडनी को फारग कर सकती है, अपने किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ा सकती है और किडनी डिजीज में आपको कन्वर्ट कर सकती है, आप CKD के मरीज बन सकते हैं। ब्लड प्रेशर की सुनी सुनाई दवाइयाँ, जैसे लोग ये कहते हैं कि फलां ये खाती थी वो कंट्रोल है, मैं भी यही खाता हूँ अब मैं भी कंट्रोल हो जाऊँगा। तो हर बंदे की जैसे शर्ट का कॉलर एक नहीं हो सकता, उसकी बॉडी का साइज एक नहीं हो सकता, उसके खाने पीने का स्टाइल एक नहीं हो सकता, उसकी हाइट एक नहीं हो सकती, उसका बॉडी का हुजम एक नहीं हो सकता, तो इस तरह उनकी दवाइयाँ भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन हमेशा, वो ब्लड प्रेशर की हो, दिल के अमराज हो, ये तो बहुत ही ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो बिल्कुल कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर ली ही नहीं जा सकती। और बाकी भी कोई भी सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा होती है। तो इसलिए खुद से सेल्फ मेडिकेशन करना या दवाई लग जाने के डर से दवाई ना खाना या वो सिर्फ लहसुन अदरक प्याज के ऊपर रिलाई करते हुए दवाइयों को छोड़ देना, ये सारी वो मिथ हैं जो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती हैं, जो आपकी ज़िंदगी को डैमेज कर सकती हैं और आपके लिए एक मुकम्मल तौर पे रिस्क बन सकती हैं। यानी वो आपको पैरालाइज करना, हेमरेज हो जाना, दिमाग का कोई आपको फालज हो जाना, ज़ुबान का रुक जाना, पट्ठों का खिंच जाना, बॉडी का शेल हो जाना, ये वो सारी मिथ्स के ज़रिए आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। अब अगर आपने ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवाइयां भी ले रहे हैं, दिल की दवाइयां भी ले रहे हैं, खुराक भी आपकी ठीक है, तो फिर आपने आगे अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कैसे करना होता है? एक तो हर 2 से 3 महीने के बाद आप अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जिसमें आपके कार्डियक एंजाइम के टेस्ट हों, जिसमें आपके लिपिड प्रोफाइल हों, जिसमें आपका RFT हो, जिसमें आपका HbA1c हो, जिसमें आपका यूरिक एसिड का लेवल हो, जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल और फास्टिंग इंसुलिन हो, या दिल की ECG हो, इकोकार्डियोग्राफी हो या एंजियोग्राफी हो, अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो ये टेस्ट अगर 3 से 6 महीने बाद आप कंटिन्यू करवाते हैं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखे हुए हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से चलेगी। अब लोग ये कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ उनकी बॉडी में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है वो दर्द की कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं? अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए या डॉक्टर आपकी नियरेस्ट आपके कोई नहीं है, तो फिर आपने क्या करना होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और साथ में आपकी बॉडी पेन भी है, ब्लड प्रेशर की आपने दवाई ली, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बॉडी में दर्द है, हेडेक है, सर दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, तो आपने जो घर में अगर कोई मेडिसिन ले सकते हैं तो वो सिर्फ पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल प्लेन जो है, जो पैनाडोल नीले पत्ते वाली होती है,
वो आप 2 गोलियां ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी का जो पेन है उसको नॉर्मलाइज किया जाए। अब अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरे पास फौरी तौर पे कोई चीज़ नहीं है, तो वो सम टाइम डेस्प्रिन की 1 गोली या 2 गोलियां 1 कप पानी में डाइल्यूट करके उसको भी ले सकते हैं टेम्परेरी तौर पे। परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आपने अपने कंसल्टेंट या फिजिशियन या जनरल फिजिशियन, जो भी डॉक्टर आपका रिलायबल है, जो भी आपके अप्रोच में है, उसके साथ जाके आपने कंसल्ट करके रेगुलर ट्रीटमेंट तब से स्टार्ट लेना है। होम रेमेडी के तौर पर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो आपने फौरी तौर पे उसको नॉर्मलाइज कैसे करना है? कोशिश करें कि पानी का इंटेक बढ़ाएं। जब आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो फ्लो जो है वो पानी का, वो आपका यूरिन ज़्यादा पास आउट होगा। यूरिन ज़्यादा पास आउट होने से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो आप कुकम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं ये कहूँ कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई मिर्च मसाला, कोई चाट मसाला, कोई नमक, कोई काला नमक, सफ़ेद नमक या कोई मिर्च, वो बिल्कुल नहीं डालना। सिंपल तरीके पे जो सादा चीज़ें, उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद उसको कट करें, कट करने के बाद इसका इस्तेमाल करें। इसी तरह आज का अगर हम मौसम की बात करें तो इसमें आप मौसमी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप फ्रूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रे फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन्नू का इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप कुकम्बर, खीरा, गाजर, मूली, इसका इस्तेमाल करके भी आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे ये क्या करते हैं कि वो 2-2, 3-3 गिलास जो है वो जूस पीना शुरू कर देते। वो कहते हैं गाजर और मौसमी का जूस पी लिया, गाजर और संतरे का जूस पी लिया, मौसमी और ग्रे फ्रूट का जूस पी लिया। तो जूस जितने भी होते हैं इनमें जो होती है फ्रुक्टोज होती है, और वो जो फ्रुक्टोज ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में जाके आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर जमा होती है, जो कि मरीज जो दिल के हैं या ब्लड प्रेशर के हैं वो तो ऑलरेडी इसमें सफ़र कर रहे हैं। उनकी तो बॉडी में ऑलरेडी फैट का तनासब ज़्यादा है जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। तो अगर वो जूसेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो और बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रूट अल्लाह ने खाने के लिए बनाए हैं, पीने के लिए नहीं है। तो फ्रूट का इस्तेमाल खाना है, और हमेशा कोशिश करें कि जब भी फ्रूट खाएं अच्छे तरीके से लें, साफ़ सुथरा फ्रूट लें, वॉश करके फ्रूट लें। हर वो फल इस्तेमाल करें जो मौसमी है, हर वो फल इस्तेमाल करें जो सस्ता है, ईजी आपकी अप्रोच में है, जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे ये नहीं है कि आपने एक ही फ्रूट खाना, आप बदल बदल के फ्रूट खाइए। अल्लाह की हज़ारों नेमतें हैं, हर नेमत जो है वो एक से बढ़ के एक है। तो आप अपनी सारी नेमतों का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कीजिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ें करने से आपकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलाइज होती है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और इस तरह आपको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। अब दिल के मरीज़ ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर मैं कोई हार्ड वर्क करता हूँ या करती हूँ, बाइक वगैरह चलाती हूँ या चलाता हूँ, तो मेरे कंधे खिंच जाते हैं, मुझे कमज़ोरी महसूस होती है, तो क्या दिल के मरीज़ ताकत की दवाइयाँ ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। दिल के मरीज़ ताकत की दवाइयों का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप नर्व टॉनिक ले सकते हैं, आप उसमें कोई ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉयल एग का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, चिकन का इस्तेमाल करते हैं, फिश का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसे विटामिन्स हैं, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, और आपकी जो एनर्जी है बाहर से लेने की, जो सप्लीमेंट के थ्रू, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के साथ मर्दाना कमज़ोरी या मर्दाना कमज़ोरी के साथ हाई ब्लड प्रेशर का लिंक, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है, ये आपको एंजाइटी भी करता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेंगे तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि मैंने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के आसान तरीके, ब्लड प्रेशर क्या है और दिल की बीमारियों से बचाव कैसे मुमकिन है, इसके ऊपर जो आपकी मिथ्स बनी हुई हैं, जो आपने गलत फहमियाँ पैदा की हुई हैं, उनसे आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इस सारे मौज़ूआत पर मैंने बात करने की भरपूर कोशिश की। आप कमेंट बॉक्स में आके कोई भी अपना कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कोई भी अपनी राय दे सकते हैं, अपनी कीमती जो आपके माइंड के ख्यालात हैं उनका इजहार कर सकते हैं, ताकि दोबारा जब हम प्रोग्राम में आएँ तो जो चीज़ें हमसे मिस हो गई हों या जो चीज़ें हम प्रॉपर तरीके पे एक्सप्लेन ना कर पा रहे हों, तो हम दोबारा आपके कमेंट्स को देखें। हम अगला जब प्रोग्राम करें तो हम आपके कमेंट्स में की गई जो आपकी राय है उसको मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को प्लान करें, डिज़ाइन करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर तरीके से आसानी पैदा की जा सके। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ
दोबारा हाजिर होंगे बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम को देखिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी में भी आसानी पैदा हो सके। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।